शादी के बाद पहली बार सुरेंद्र ने नीता को जब गौर से देखा तो हैरान सा रह गया और नीता से बोला, तुम तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। ये सुनते ही पलंग पर बैठी नीता ने शर्मा कर सिर घुटनों में छुपा लिया। अगली सुबह, नीता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है जी? तुम पूछती रहती थी ना कि शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, हम गोवा जा रहे हैं। ऐसे ही हंसी खुशी में 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन नीता की मां बिमला देवी नीता के ससुराल उससे मिलने आई। दोनों समधन मिलकर आंगन में खूब ठहाके लगाकर बात कर रही थी और नीता किचन में उनके लिए पराठे बना रही थी। विमला देवी ने समधन बीना की तरफ कुछ इशारा किया। समधन का इशारा समझ बीना ने अपने बेटे से कहा, सुरेंद्र सुनना, तू अपनी दुकान पर चला जाता है। नीतू सारा दिन घर का काम करती रहती है और मैं बस बैठी ही रहती हूं। अब मुझे एक पोता दिला दे बस, ताकि सारा दिन मैं उसके साथ खेल सकूं और उसको खूब प्यार करूं। नीता की मां और सास उसका चेहरा देख रहे थे, जो शर्म के मारे लाल हो रहा था। लेकिन 1 महीने बाद ही ये चेहरा लाल से अचानक पीला पड़ने लगा। डॉक्टरों ने जांच के बाद जो सुरेंद्र को बताया वो सुनकर सुरेंद्र के पांव तले जमीन खिसक गई। देखो सुरेंद्र, तुम्हारी पत्नी को काफी वक्त से पी लिया है। देखो वक्त कम है, जितना जल्दी हो सके इन्हें दिल्ली ले जाओ। सुरेंद्र पैसों और एम्बुलेंस का इंतजाम कर अस्पताल पहुंचा तो नीता आखिरी सांसें ले रही थी। सुरेंद्र ने नीता की हथेली को अपने हाथों में लिया और उसे हिम्मत बंधाने लगा। नीता, तुम चिंता मत करो, बस हिम्मत रखो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे आप पति के रूप में मिले, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ गया है जी। मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नीता, ऐसा मत बोलो। देखो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए, आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे क्या? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो नीता, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। देखिए, मेरे पास वक्त कम है। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखोगे और शशि से शादी कर लोगे। इतना कहते ही नीता की धड़कनें बंद हो गईं। सुरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। सुरेंद्र नीता के शव को लेकर घर पहुंचा तो सुरेंद्र की मां ये मंजर देखकर बेसुध हो गई। होश आया तो वो दहाड़े मारकर रोने लगी। नीता को उन्होंने बेटी की ही तरह प्यार दिया था। अब एक बार फिर पूरे घर में सुरेंद्र और उसकी मां रह गए थे। नीता के चले जाने के 6 महीने बाद। सुरेंद्र, कब तक तू नीता के गम में डूबा रहेगा? देख, तूने अपनी क्या हालत कर ली है। नीता ने तुझसे वचन लिया था कि तू अपना ख्याल रखेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बूढ़ी मां क्या करेगी? मां, मुझे माफ कर दो मां। मैं नीता के गम में इतना डूब गया कि तुम भी इस घर में हो, मैं भूल ही गया। घर का सारा काम भी करेगा और फिर सारा दिन दुकान में पसीना भी बहाएगा। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? मां, अगर काम नहीं करूंगा तो खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? और अगर खाना नहीं बनाऊंगा तो तुम पैसे खाओगी क्या? मैं जानती हूं, तू अपना दर्द छिपाकर मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है। बेटा, 6 महीने हो गए नीता को गए हुए। तू अब कब तक अकेला रहेगा? मां, मैं नीता के अलावा कभी किसी के बारे में सोच नहीं सकता। बेटा, मैं जानती हूं कि जीवन साथी का यूं चला जाना कितना दर्द देता है। जब तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए थे, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं कैसे रहूंगी, तुझे कैसे पालूंगी। लेकिन तू इतना समझदार था कि कब तूने घर की जिम्मेदारियां उठा ली पता ही नहीं चला। मां, तो जैसे तुमने जिंदगी काटी वैसे ही मैं भी काट लूंगा। अच्छा, और नीता ने जो तुझे कसम दी थी कि तू शशि से शादी करेगा, तो क्या तू उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? मां, मैं शशि से कैसे? और इतना कहकर सुरेंद्र अपने कमरे में चला गया। शशि नीता की छोटी बहन थी। नीता जानती थी कि सुरेंद्र हर रिश्ते को कितने अच्छे से निभाता था। नीता की मां विमला देवी भी अपने दामाद की तारीफ हर जगह करती थी। यही वजह थी कि दम तोड़ते वक्त नीता ने सुरेंद्र को शशि से शादी करने को कहा, ताकि सुरेंद्र शशि को भी वही प्यार दे जो उसने नीता को दिया था। कई दिनों तक मां के बार बार कहने और समझाने के बाद सुरेंद्र मान गया और अपने ससुराल गया। जैसे ही सास विमला देवी ने सुरेंद्र को देखा,
वो दामाद के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी आप चुप हो जाइए, भगवान को शायद यही मंजूर था। अब रोने से हमारी नीता वापस तो नहीं आ जाएगी ना। चुप हो जाइए माँ जी। बेटा, नीता की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे तुम जैसा पति मिला और हमें तुम जैसा दामाद, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मगर समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है, बताओ। माँ जी जब नीता ने मेरी गोद में दम तोड़ा था तो उसने मुझसे एक बात कही थी। हैं? क्या? क्या बोला था नीतू ने? माँ जी नीता की आखिरी इच्छा थी कि उसके जाने के बाद मैं शशि से शादी कर लूं। मेरी माँ ने तभी से जिद ठान रखी है कि नीता की अंतिम इच्छा मैं पूरी करूं। सुरेंद्र की बात सुनकर विमला सोच में पड़ गई। उसे सुरेंद्र से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन विमला के सामने समस्या ये थी कि वो उस रिश्ते को कैसे मना करे जो कुछ ही दिनों पहले शशि के लिए आया था। खाने की मेज पर अब शशि, सुरेंद्र और विमला देवी बैठे हुए थे। शशि बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? वो बेटा, नीतू ने जाते वक्त सुरेंद्र जी से वचन लिया था कि वो तुमसे शादी कर ले। माँ की बात सुनकर शशि एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी। विमला की आंखों में आंसू थे। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? और मैं तो और इतना कहकर शशि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब खाने की मेज पर खाना तो था, मगर किसी को खाने का होश नहीं था। कुछ देर बाद सुरेंद्र बड़ी हिम्मत जुटाकर शशि के कमरे में दाखिल होता है। शशि देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर नीतू की जगह किसी और को देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब मेरी माँ ने जिद पकड़ ली है कि मैं नीतू की अंतिम इच्छा पूरी करूं। जीजा जी, मैं ये सब जानती हूँ और समझती भी हूँ। अब मैं अनिल से प्यार करने लगी हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं आपसे और कुछ नहीं कह पाऊंगी। दरवाजे पर खड़ी विमला ये सब बातें सुन रही थी। उधर सुरेंद्र ने भी शशि के आगे जिद नहीं की और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शशि हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नीतू की अंतिम इच्छा और अपनी माँ की जिद पूरी करने के लिए तुमसे इतनी बड़ी बात कह बैठा। ये कहकर सुरेंद्र बाहर निकला और अपनी बाइक पर जा बैठा। उसने देखा कि विमला देवी उसे दरवाजे के सहारे खड़े होकर देख रही हैं और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुरेंद्र ने भी उन्हें देखा, उनके पास गया और कहा, माँ जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बेटा समझकर माफ कर देना। हमेशा बेटा ही तो समझा आपको। नीतू भले ही चली गई, मगर आप कभी ये मत समझना कि इस बूढ़ी माँ से आपका कोई रिश्ता नहीं। माँ जी शशि को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मगर मैं आपको अपनी माँ की तरह ही सम्मान दूंगा। सुरेंद्र जा चुका था और विमला देवी वहीं दरवाजे पर खड़े होकर बहुत देर तक सुरेंद्र को देखती रही। इस बात को 5 साल बीत गए। शशि की शादी अनिल से हो चुकी थी। उसे एक बच्चा भी हो गया था। एक दिन अनिल दौड़ते हुए घर आया और शशि को पुकारने लगा, शशि, ओ शशि, आज मैं बहुत खुश हूं। अजी ऐसा क्या हो गया, बताइए तो। शशि तुम्हें याद है पिछले महीने मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो क्लियर हो गया है, प्रमोशन हो गया और सैलरी भी बढ़ गई। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक बात और कहनी है तुमसे, मुझे कंपनी जर्मनी भेज रही है। जर्मनी? इतनी दूर? कितने दिनों के लिए जाना है? शशि कंपनी ने मुझे वहां का इंचार्ज बनाने का फैसला किया है। कब तक के लिए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेकिन तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? तुम और अक्षित भी तो मेरे साथ चलोगे, वहां जाकर जिंदगी बन जाएगी हमारी। ये सुनते ही शशि अजीब सी उलझन में फंस गई। उसे पति की तरक्की और जर्मनी जाने की खुशी तो थी, मगर सामने सवाल ये भी था कि उसकी माँ विमला का क्या होगा। शशि ने अनिल से कहा, सुनिए ना, मुझे आपके प्रमोशन की बहुत खुशी है, मगर हम विदेश चले गए तो फिर माँ का क्या होगा? वो कैसे रहेंगी? कैसी बात कर रही हो शशि? तो क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए नौकरी छोड़ दूं और इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि अपने बॉस से बात करके यहीं प्रमोशन ले लो। जर्मनी किसी और को भेज दिया जाए तो, या फिर माँ को भी हम अपने साथ ले जा सकते हैं क्या? अब अनिल का पारा चढ़ने लगा था। एक पल में खुशी का माहौल विवाद में बदल गया और अनिल बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया।
शशि ने अनिल से फिर बात की, तब अनिल ने उसे साफ कह दिया कि ना तो वो जर्मनी जाना कैंसिल कर सकता है और ना ही जर्मनी में उसकी मां का खर्च उठा सकता है। शशि को ना चाहते हुए भी अपने पति और बेटे के साथ जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा। कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जरूर देखिए कहानी का अगला भाग।